Hi everybody, welcome back to Teaching Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta and I'm here to discuss the Charters Act of 1813 and 1833 today. So, iske pehle, before this video lecture, we had been talking about the invasions of the Dutch, the French, the Portuguese and the British in India and the beginning of the changes in influences on education system in India because of these foreign entities in our country. तो हम ये पढ़ रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि किस तरह से जब डच फ्रेंच पोर्टुगीज हमारी कंट्री में आए और उन्होंने अपने मिशनरी स्कूल सेट किए प्राइमरी स्कूल सेट किए तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो पहले से बिल्कुल अलग थी एकदम नेटिव थी या तो इंडियन स्कूल्स चल रहे थे जो कि हिंदी लैंग्वेज में चल रहे थे और संस्कृत लैंग्वेज में चल रहे थे या इस्लामिक स्कूल्स चल रहे थे मदरसास चल रहे थे वो अब उनके अलावा एक न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारी कंट्री में एंटर करता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दीज इन्वेजन्स ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे ये हमने बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में तो अब हमारी एजुकेशन सिस्टम में और चेंजेस आने लगे और क्या हुआ था पॉलिटिकल फ्रंट पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी दे वाइप्ड आउट दी अदर पावर्स जो बाकी पावर्स थे डच और पोर्टुगीज और फ्रेंच इन सबको हरा के ईस्ट इंडिया कंपनी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी तो अब वो अपनी एजुकेशन को फैलाने की कोशिश जो करेंगे वो उसके बारे में हम आज से डिस्कशन शुरू करेंगे सो ऑल दैट वी लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वाज अबाउट the beginning of the hold of the British government politically and now we'll be focusing on how that hold was seen in education. वो जो British hold हमारी country में strong हो रहा था उसका education पे क्या impact पड़ने लगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम शुरुआत करेंगे चार्टर्स एक्ट की चार्टर्स दो एक्ट हैं 1813 का और 1833 का जिसको मैं इस वीडियो लेक्चर में लूंगी तो ये जो चार्टर्स एक्ट है इसका श्रेय किसको जाता है हु इज रिस्पॉन्सिबल हु इज बिहाइंड द चार्टर्स एक्ट ऑफ 1813 दिस पर्सन चार्ल्स ग्रांट हु वाज एन ऑफिसर ईस्ट इंडिया कंपनी में ये एक ऑफिसर थे एंड बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स इन्होंने जो एफर्ट्स किए पहली बार किसी ने ऐसे एफर्ट्स किए थे कि इंडियन एजुकेशन ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे वो बट ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पावरफुल हो रही थी तो उन लोगों का फोकस अब एजुकेशन पे भी जा रहा था ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उन्होंने ये सोचना शुरू करा था कि इंडिया की जो एजुकेशन है उसको रिवाइव किया जाए उसको मॉडर्न बनाया जाए उसको अच्छा बनाया जाए तो इनका बहुत योगदान था he contributed immensely to the beginning of or we can say he initiated the process of reviving Indian education and hence he is called the father of modern education in India क्योंकि जब ब्रिटिश ऐसा कहते हैं कि जब ब्रिटिश एजुकेशन आई इनके हिसाब से ब्रिटिशर्स के हिसाब से तो जो हमारी इंडियन एजुकेशन थी वो इतनी मॉडर्न नहीं थी वेस्टर्नाइज नहीं थी वो वेस्टर्नाइज होनी शुरू हुई ब्रिटिशर्स के आने के बाद से इसीलिए इसको मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है ये लोग कहते थे ऐसा और इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा गया तो इन्होंने क्या किया इन्होंने पहले अच्छे से एजुकेशन को जो इंडियन एजुकेशन थी उसको पहले ऑब्जर्व किया और उस पर एक ऐसे लिखा he wrote an essay he observed the education the plight of education system in India the condition of education in India he studied that very carefully he was a scholar himself and then he wrote an essay known as observation which he presented in the British Parliament तो ये इन्होंने ऐसे लिखा ऑब्जर्वेशन नाम का और इसको उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट किया और उन्होंने कुछ सजेशंस दिए कि किस तरह से इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हिंदी और जो संस्कृत और जो पर्शियन अरबिक जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए बट इंग्लिश को साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए सो दिस वाज व्हाट हिज मेन सजेशन वाज दैट देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव द इंडियन एजुकेशन and for this it's not necessary that you have to completely discard the Indian languages but English should be introduced alongside with Hindi and the native languages so after initially his suggestions उनके जो suggestion थे वो accept नहीं किए गए थे British Parliament में but gradually they were accepted they were given thought by the British government तो ये exact words क्या थे इस charter के अब इसको ध्यान से आप समझिए It shall be lawful for the Governor General and Council, matlab East India Company, to direct that out of any surplus which may remain of the rents, revenues and profits arising from set territorial acquisitions
after differing, अच्छा मतलब इसका ये हुआ कि ये एक लॉ बनेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि जितने भी टेरिटोरियल एक्विजिशंस किए हैं, जितनी भी टेरिटरी इंडिया की ऑक्यूपाई करी है, उससे जो भी पैसे मिल रहे हैं, वो रेंट्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, वो सब देने के बाद, और जितने भी after defraying the expenses of military, civil, commercial establishment and paying the interest of the debt, तो जितने भी मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी खर्चे हैं, वो सब खर्चे करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लॉ है कि ये रूल है कि इन सारे पैसों को स्पेंड करने के बाद भी 1 लाख रुपए अलग रखे जाएंगे इंडियन एजुकेशन के लिए। तो इनिशियल लाइन जो है इस पैराग्राफ की, इसका मतलब यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये लॉ बनाया जा रहा है कि इस चार्टर में कि जितने भी रेंट्स, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया पे कंट्रोल था, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी इंडिया के साथ, तो उसने टेरिटरी को एक्विजिशन किया हुआ था, अक्वायर किया हुआ था टेरिटरी को। तो उस टेरिटरी को अक्वायर करने से जितने भी प्रॉफिट्स, रेंट्स, पैसे मिल रहे हैं, उन पैसों से खर्चे भी तो देने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मिलिट्री, सिविल, कमर्शियल, ये सब खर्चे करने के बाद 1 लाख रुपए अलग रखे जाएंगे एजुकेशन के लिए। उस समय पे 1 लाख रुपए बहुत होते थे। तो ये किस लिए होंगे, ये वर्ड्स जो मैंने बोल्ड किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन वर्ड्स पे बाद में डिबेट्स भी हुए थे कि 1 लाख रुपए होंगे रिवाइवल और इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर। जो इंडिया में लिटरेचर चल रही है, एजुकेशन चल रही है, उसको रिवाइव करना है, इम्प्रूव करना है। रिवाइव मतलब दोबारा लाना है। एंड लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया, जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो एजुकेटेड स्कॉलर्स हैं, वो इंडिया की उनकी नॉलेज ऑफ साइंसेस को बढ़ाने के लिए, जो भी ब्रिटिश टेरिटरी है, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया है, उसमें। तो ये चार्टर एक्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि द ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए अलग रखने थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंपेल्ड बाय द लॉ टू set aside 1 lakh rupees in every year for the promotion or revival or improvement of literature or education in India, to imbibe, to promote science education in India and also encourage education in the learned natives of India. तो ये चार्टर एक्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो मेनली क्या चार्टर एक्ट ने कहा था कि एक सम नॉट लेस देन 1 लाख फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। तो इंडियन एजुकेशन को स्टडी करने के बाद चार्टर एक्ट में ये बोला गया था कि एटलीस्ट 1 लाख रुपीज विल बी सेट अपार्ट फॉर एजुकेशन, एटलीस्ट 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए अलग रखे जाएंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो मिशनरीज भी आए थे बहुत सारे, तो उनका क्या किया जाए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया कि मिशनरीज अपनी एजुकेशन, अपने मिशनरी क्रिश्चियन स्कूल खोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सो दे अलाउड द मिशनरीज टू ओपन अप देयर स्कूल्स एंड स्प्रेड एजुकेशन. The East India Company would not interfere in that, and the medium of instruction should be English along with Indian languages. यही चार्ल्स गार्ड का कहना भी था कि इंडियन लैंग्वेजेस को बंद मत करो, क्योंकि अब तक स्कूल सारे इंडियन लैंग्वेजेस में चल रहे थे, जिसमें हिंदी थी, संस्कृत थी, पर्शियन, अरबिक, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस चल रही थी। तो इनको चलने दीजिए, बट इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। सो दैट वाज आल्सो टेकन अप इन दिस चार्टर। लिटरेचर को इंप्रूव करो और लर्नेड, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया की जो ओरिजिनल लोग हैं, वो जो स्कॉलर्स हैं, उनकी एजुकेशन को बढ़ाएं और साइंस की एजुकेशन को इंप्रूव करें। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये चार्टर एक्ट के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो मॉडर्न नहीं है, उसमें साइंस की बात नहीं की है। तो ब्रिटिश कह रहे हैं कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, और साइंस को बढ़ाओ। तो इसमें आप ये समझ सकते हैं कि हिडन मैसेज क्या दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि इंडिया की ओरिजिनल जो एजुकेशन है, इट लैक्स साइंस एजुकेशन। लेकिन जब हमने प्रीवियस वीडियोस में वैदिक एजुकेशन पढ़ी थी, बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ी थी, इस्लामिक एजुकेशन पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। So in the previous video lectures, when we were discussing the Vedic education system, the Islamic education system, the Buddhist education system, we had seen that there were science subjects being taught. So it was not that science education was totally ignored in India. But if you read the Charter Act's terms carefully, and also in the forthcoming videos, if you read all the
British regulations, of all these policies very carefully, you'll find that there is a hidden message in these words that the Indian education lacks something. This is what they have tried to point, which may not be correct if we actually rationally think. So these Britishers were trying to say that they are improving the Indian education. ये कहना तो यही चाह रहे थे कि हम इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छिपी हुई इंसल्ट भी थी इंडियन एजुकेशन के लिए कि इंडियन एजुकेशन मॉडर्न नहीं है, इंडियन एजुकेशन बैकवर्ड है, इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और साइंस एजुकेशन इग्नोर्ड है. ये भी उनका कहने का एक मतलब था, हिडन. तो क्या इफेक्ट्स हुए इस चार्टर एक्ट के लिए? तो कुछ वर्ड्स जो उन्होंने यूज किए थे, जैसे लर्नड नेटिव्स. अभी लर्नड नेटिव्स जो स्टूडेंट्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, जिनको एजुकेशन दी जाएगी, वो कौन होंगे ये नहीं बताया उन्होंने. सो दे यूज द वर्ड लर्नड नेटिव्स इन द चार्टर, दैट the learned natives should be given, the learned scholars should be given education, better education. But who were they learned scholars? Were they Hindus? Were they Muslims? Or were they the upper caste? Or were they lower caste? Who were they? They did not give any clarity about it. Then literature, what exactly literature would be given through English education? कौन सी literature दी जाएगी? Charter Act में उन्होंने कहा ना literature को बढ़ाना चाहिए. They mentioned that in the Charter Act of 1813 that Indian literature should be improved. Then what literature? Is it the literature that is literature that is original to India, or the literature you are bringing in the India that from your Britain countries? What exactly literature is meant by here? क्या पढ़ाओगे आप? So इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी. सो दिस लेड टू सम डिबेट्स एंड डिस्कशंस. इसकी वजह से कुछ ब्रिटिशर्स में भी और इंडियंस में भी डिबेट्स डिस्कशंस होने लगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज. सो देयर वाज आल्सो कंफ्यूजन अबाउट what will be the medium of instruction. There was confusion about whom will be given this education, किसको education दी जाएगी, कौन सी education दी जाएगी. क्रिश्चियन मिशनरीज वहां अलग अपनी क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, तो उनके बारे में क्या किया जाएगा एग्जैक्टली कुछ नहीं बताया था, बस एक लाइन बता दी थी कि उनको अलाउ कर दिया जाएगा. सो दिस वाज अ कंफ्यूजन that was led because of the Charters Act of 1813. बट इसकी एक अच्छी चीज ये हुई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में थी वो जो मर्जी नहीं कर सकती थी अब, क्योंकि जो ब्रिटेन से वो लोग आए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इंटरफेयरिंग इन एजुकेशन. सो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, मतलब उसकी मन मर्जी अब खत्म हो गई, क्योंकि लॉ बन गया कि 1 लाख रुपए आपको एजुकेशन के लिए देने होंगे. सो द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ended because of this charter. Now the East India Company was compelled to think about education of India, whether they were interested or not, because now the British government was directly involved or was involving itself in education of India. So this was one positive aspect, but it led to a lot of confusion. इसकी वजह से बहुत सारे confusions भी होने लगे. सो अब नीड फील होने लगी एक दूसरे चार्टर के लिए. तो लॉर्ड मोयर और मेकैफ जैसे लोग फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाने लगे इन सवालों को लेके कि लर्नेड नेटिव्स कौन है, लिटरेचर क्या है, मिशनरीज का क्या करना है. So they started approaching the British government with these confusions and these questions, and they were also pressing the British government for more money. वो ये भी कह रहे थे कि 1 लाख रुपए काफी नहीं है, सम को बढ़ाना चाहिए. तो ये डिसाइड किया गया कि एक दूसरा चार्टर आएगा. सो दूसरा चार्टर आया 1833 में. इसमें क्या किया गया कि मिशनरीज ऑफ कंट्रीज वर गिवन परमिशन, और परमिशन दे दी मिशनरीज को, आप अपने स्कूल फैलाओ और क्रिश्चियनिटी भी आप फैला सकते हो. गवर्नर ऑफ बंगाल को सबसे ज्यादा पावर्स दे दी गई और बाकी गवर्नर्स इनकी पॉलिसीज को फॉलो करेंगे. 1 लाख से एजुकेशन, द ग्रांट ऑफ 1 लाख वाज इंक्रीज टू 10 लाख. तो अब पैसे 10 लाख कर दिए. और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को का बिल्कुल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर था कि सारे ट्रेड रिलेशंस में उनके बंद कर दिए, बट एक्सेप्ट विद चाइना. अब इन्होंने एक और चीज जो इंट्रोड्यूस की आफ्टर चार्टर एक्ट 1833, इन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम्स थे जॉब्स के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश वाज रूलिंग इंडिया, तो जो ऊपर की इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी उसमें इंडियंस, जो सिविल जॉब्स थे उनमें इंडियंस के लिए टेस्ट स्टार्ट कर दिए ताकि इंडियंस अप्लाई करें और इंडियंस उस जॉब में आए. So they opened up the competitive exams for civil jobs in Indian administration to facilitate the entry of Indians in these jobs. अब ये देखने में, सुनने में तो ऐसा लगता है कि they were giving chance to Indians. सुनने में तो लग रहा है कि बहुत चांस दे रहे हैं इंडियंस को, but actually
they wanted to create a class of Indians who would work in these government jobs and actually serve the British government. तो ऐसा कहते हैं, the historians say that the hidden motive of Britishers was not to uplift the Indians by giving them these jobs, but to create a class of people who would serve the British government. तो इस तरह की jobs में Indians को लाके उनका motive यही था कि Indians, British Indians की एक class बने, ऐसे लोगों की क्लास बनी जो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे हैं पैसों के लिए. तो ये एक हिडन एजेंडा ऐसा कहते हैं कि ये था. फिर एक लॉ कमीशन सेपरेट बन गया इस चार्टर एक्ट की वजह से, और इस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं. और जितने जो गवर्नर जनरल काउंसिल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका काफी पावर्स बढ़ा दी इन मिलिट्री और सिविल अफेयर्स. जो भी कंट्री के मिलिट्री और वो डिसीजंस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी अब ले सकती थी. तो चार्टर एक्ट में 33 में ये लॉ कमीशन आता है और कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए इंडियंस को ओपन किया जाता है. ब्रिटिशर्स और आ सकते हैं इंडिया में, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, मिशनरीज को ज्यादा पावर मिल गई, सम ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया, और सारी जो पावर है टू टेक डिसीजंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गई. तो ये तो दोनों चार्टर्स थे 1813 में. तो मेनली उन्होंने तीन ही चीजों की बात की है कि मिशनरीज आएंगे इंडिया में और 1 लाख रुपए का सम रखा जाएगा, और इंडियन जो लर्नड नेटिव्स हैं इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, साइंस एजुकेशन को इंक्रीज किया जाएगा और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. चार्टर एक्ट 1833 में 3-4 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं, सम इंक्रीज हो जाता है, लॉ कमीशन आता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बढ़ती है, ब्रिटेन और आके ट्रेड कर सकता है, मिशनरीज को ज्यादा पावर मिलती है. तो ये दोनों चार्टर्स के बिहाइंड क्या था मेन मोटिव? क्या ये मोटिव था कि इंडिया को इम्प्रूव करें, इंडिया की एजुकेशन को इम्प्रूव करें? व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड दीज चार्टर्स? इट वाज लुकिंग लाइक, आई मीन व्हाट द ब्रिटिशर्स वर सेइंग, दैट द मेन motive was to uplift the education of India, to make it more scientific, to make it more modern. That is what they were saying. वो ऐसा कह रहे थे ब्रिटिशर्स कि इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उसकी साइंस एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उसे मॉडर्न बनाना उनका इंटेंट था. बट द रियल इंटेंट वाज टू स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथ करना, स्ट्रॉन्ग करना उनका मेन रूल था. जो उनको पता था वो दो तरीके से कर सकते थे, एक तो एजुकेशन से, वेस्टर्न एजुकेशन से, और एक रिलीजन से, क्रिश्चियनिटी फैला के. तो ये दो रीजंस थे, ये दो मोटिव्स थे कि उन्होंने एजुकेशन को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया और उसके लिए पैसे खर्च करने शुरू किए ताकि ब्रिटिश कल्चर आए. ब्रिटिश कल्चर आएगा, ब्रिटिश जॉब्स देंगे इंडियंस को उनकी गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए, तो इंडियंस उनके जैसे बनेंगे तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा उनको. सो द मेन मोटिव वाज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड बी लाइक ब्रिटिशर्स so that they won't oppose the Britishers. क्योंकि अगर वो अपोज करने लगेंगे तो ब्रिटिशर्स वाइप आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे, उनको भगा दिया जाएगा. तो इसीलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने इंडियन एजुकेशन को वेस्टर्नाइज करने का सोचा थ्रू एजुकेशन. तो पहले तो एजुकेशन पे कंट्रोल कर लो और उसके बाद मिशनरीज को अलाउ कर दो क्रिश्चियन एजुकेशन फैलाने के लिए, और जॉब्स में इंडियंस को घुसाओ ताकि वो उनके जैसे बने. इंडियन एजुकेशन को रिप्लेस कर दो वेस्टर्न एजुकेशन से और ये कह दो कि हम मॉडर्न बना रहे हैं. सो इन द नेम ऑफ मेकिंग इंडियन एजुकेशन मॉडर्न एंड मोर साइंटिफिक, इंट्रोड्यूस वेस्टर्नाइजेशन इन इंडियन, डिस्ट्रॉय द इंडियन ओरिजिनल इंडियन एजुकेशन, बोथ इस्लामिक और वैदिक और वट एवर काइंड ऑफ एजुकेशन वॉज स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडिया, द ओरिजिनल. तो ये मोटिव्स ऐसा कहा जाता है कि चार्टर्स एक्ट के पीछे थे स्लेवरी बढ़ाने के लिए. स्लेवरी फिजिकल स्लेवरी नहीं, मेंटल स्लेवरी. Because if you become like, because हम अभी भी westernization के slaves कहे जाते हैं. We do a lot of things that are not Indian. Now this is not to judge anybody for anything, but yes, this is what is taken up as a discussion when we discuss these topics. So to increase mental slavery, to become like Britishers. So this was on, and through all these things, through religion, through Christianity, through Western education, consolidating the British rule in the country. This was also one of the main motives behind these charters. तो ये था डिस्कशन हमारा चार्टर्स एक्ट का. छोटा सा ही था ये, 1813 का और 1833 का. बाद में भी आया है 1853 में, बट वो हमने डिस्कस नहीं किया है इसमें. इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट देयर इन द करिकुलम. तो अगला जो लेक्चर होगा, द नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन मैकॉलेज मिनट,
and downward filtration theory. It's very interesting, and we'll be taking this up in the next lecture. So stay connected, subscribe my channel. Please keep posting your comments and feedback. I really look forward to questions and answering them, discussing it with you. So thank you. Have a nice day.